अच्छा भाई, प्रीवियस लेक्चर में हमने मेथड या फंक्शन वगैरह का कॉन्सेप्ट देखा था कि किस तरह से हम मेथड वगैरह बना सकते हैं, पैरामीटराइज मेथड और नॉन पैरामीटराइज मेथड। ठीक है, स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड का अभी मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया था। हालांकि हमने जो बनाया था वो एक इंस्टेंस मेथड था, लेकिन इसका अभी हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं देखा कि स्टैटिक मेथड क्या होता है या इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से दोनों को कॉल करवाया जाता है। ठीक है, आज देखें हम, क्योंकि हम क्लासेस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी देख चुके हैं, मेथड का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, वेरिएबल्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वगैरह भी देख चुके हैं। तो अब यहाँ पर आकर, जैसे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो एक बेसिकली पिलर्स होते हैं, जिन पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब पूरा समझने के बुनियाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, वो चार पिलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। ठीक है, सीक्वेंस हो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन बस ये चार पिलर्स होते हैं: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आज सबसे पहला पिलर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनहेरिटेंस। कि इनहेरिटेंस क्या होती है प्रोग्रामिंग में। इनहेरिटेंस को या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता क्या है, अगर उर्दू तर्जुमा करूं मैं इसका, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? विरासत। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। ठीक है, विरासत होता क्या है? विरासत क्या होता है? हाँ, हाँ, विरासत बेसिकली क्या होता है? अब विरासत में जरूरी नहीं कि सिर्फ ये जायदाद वगैरह ही हो, कुछ आदत भी होती है। मुझे अब क्या, अब आती कहाँ से विरासत? हमारे पेरेंट्स से। हमारे पेरेंट्स के पास किसके पास आई थी? उनके पेरेंट्स से, फिर ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। तो जरूरी नहीं कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह ही हो या कोई बैंक बैलेंस हो या कोई जायदाद वगैरह हो तो ही आपको वो इनहेरिटेंस हो, वो विरासत वही कहलाए, ऐसा नहीं है। आपको कुछ आदतें, कुछ बहुत सारी बीमारियां भी होती है, अक्सर बीमारियां भी चलती हुई आ रही होती है। हाँ, जैसे वो किसी को शुगर हो गया, या फॉर एग्जाम्पल किसी को हार्ट का मसला है, वो किसी आने वाली जनरेशन में भी होगा, तो जनरेशन वाइज चलती रहती है। हाँ, बहुत सारी चीजें, आदत भी होती है बहुत सारी, कि गुस्सा करने की बहुत आदत है, ज्यादा बोलने की बहुत आदत है, फालतू बोलने की बहुत आदत है। तो ये सारी आदतें भी क्या सी आ सकती हैं? इनहेरिटेंस में आ सकती हैं। तो इसमें प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अब क्योंकि हम लोग क्लासेस वगैरह पढ़ चुके हैं, और इसमें कॉन्सेप्ट ये है इनहेरिटेंस का प्रोग्रामिंग में, कि अगर एक क्लास की प्रॉपर्टीज या मेथड, मतलब एक क्लास के मेंबर, अगर मुझे किसी दूसरी क्लास में उनको एक्सेस करना हो या दूसरी क्लास से उनको एक्सेस करना हो, तो मैं यूज करता हूँ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझने से पहले जरा इसके प्रैक्टिकल पर आते हैं। ये प्रैक्टिकल, ये किस तरह से हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं और इसके इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस वगैरह क्या क्या हो सकते हैं। क्रिएट करता हूँ मैं एक न्यू प्रोजेक्ट, और कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क, और यहाँ से आगे अपने प्रोजेक्ट वगैरह का नाम रख दूंगा, मैंने कह दिया इनहेरिटेंस इन सी शार्प। और फोल्डर ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, सी शार्प क्लासेस के नाम से। क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेरा सक्सेसफुली क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे करना क्या है कि मुझे अपने इस प्रोजेक्ट में एक क्लास क्रिएट करनी है। बाय डिफॉल्ट मेरे पास एक क्लास बनकर आ चुकी है, प्रोग्राम की क्लास, और उसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड यहाँ पर आ चुका है मेरे पास, मेन का। ठीक है, जो कि स्टैटिक मेथड है। ठीक है, अब मुझे एक और क्लास क्रिएट करनी है, और क्लास वो मुझे अलग से ही फाइल में करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आऊंगा, जो कि राइट साइड पर मेरे पास अभी मुझे डिस्प्ले नहीं करवा के दे रहा। तो सबसे पहले मैं आऊंगा व्यू में, और व्यू में आने के बाद यहाँ पर नजर आ जाएगा आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ठीक है, इस पे सिंपल क्लिक कर दें, तो राइट साइड पर देख सकते हैं कि ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ये आ चुका है। अब देखें, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एक होता है आपके सॉल्यूशन का नाम, एक होता है आपके फोल्डर का नाम। अगर मैं इसका फोल्डर दिखाऊं जाकर फाइल एक्सप्लोरर में जाके, ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ है इनहेरिटेंस इन सी शार्प, ये रहा। ठीक है, इसको ओपन करवाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है, जिसकी फाइल एक्सटेंशन क्या आ रही है, एसएलएन। एसएलएन मतलब सॉल्यूशन, और एक फोल्डर है। तो यहाँ भी देखिए बिल्कुल सेम चीज है, कि फोल्डर के अंदर एक सॉल्यूशन की फाइल है और एक फोल्डर का नाम है। और मैं इस फोल्डर को जब मैं यहाँ पे ओपन करवाता हूँ, तो प्रॉपर्टीज, रेफरेंसेज और ये कुछ प्रोग्राम डॉट सी एस वगैरह की जो फाइल है वो क्रिएट होकर आ चुकी है। और अगर फाइल एक्सप्लोरर से इसको ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरे पास आ चुका है, प्रोग्राम डॉट सी एस वगैरह सारी चीजें। ठीक है, प्रॉपर्टीज वगैरह उसकी। ठीक है, अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पर मुझे एक क्लास बनानी है, तो मैं पहले फोल्डर पे राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद ऐड, ऐड में आने के बाद मैं सिंपल एक क्लास ऐड करवा दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे अपनी क्लास का नाम सेट करवाना है। मैंने फॉर एग्जाम्पल क्लास का नाम दे दिया क्लास ए। ऐड करते हैं, तो ये मेरे पास क्लास ए क्रिएट होकर आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लास और फिर क्लास का नाम है क्लास ए। ठीक है, अब इस क्लास में मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने हैं और एक मेथड बनाना है, मतलब इन शॉर्ट के प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करनी है और मेथड।
ठीक है, या तो मैं क्लास के मेंबर डिफाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर अगर क्या कर दिया, कुछ प्रॉपर्टीज होगी, मैंने यहाँ पर अगर लिखा पब्लिक, मतलब हर एक क्लास के लिए एक्सेसिबल होगा पब्लिक। उसके बाद मैं दूंगा इसकी डेटा टाइप वेरिएबल की, मैंने कह दिया वेरिएबल की डेटा टाइप स्ट्रिंग, और मैंने कह दिया ये होगी फॉर एग्जांपल आईडी। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और पब्लिक बनाया स्ट्रिंग, और मैंने कहा नेम। ठीक है, और उसके बाद एक और मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल पब्लिक स्ट्रिंग, और मैं फॉर एग्जांपल इसको कह देता हूँ यहाँ पर एज। ठीक है, ये तीन मैंने प्रॉपर्टीज में डिफाइन कर दी है। अब मुझे क्या करना है, एक मैसेज भी डिस्प्ले करवा दूंगा एक मेथड को बना के। ठीक है, मेथड और फंक्शन हम लास्ट क्लास में बना चुके हैं कि सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में इसकी वॉइड रख रहा हूँ, मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। उसके बाद आएगा मेरे मेथड का नाम, मेथड का नाम मैं रख दूंगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शो, या शो ए मेथड मैं इसका नाम रख रहा हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो मेथड है वो क्लास ए का है। ठीक है, और इसमें मैं एक मैसेज शो करवा दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया हेलो फ्रॉम क्लास ए। ठीक है, ये मैंने एक मैसेज शो करवा दिया, इसमें सिंपल सा। ठीक है, अब ये जो शो ए वाला मेथड है ये बना हुआ है क्लास ए के अंदर। अब मुझे क्लास ए का एक मेथड मुझे यहाँ अपने मेन में कॉल करवाना है। तो सबसे पहले मुझे उस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सबसे पहले। और ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का क्रिएट किस तरह से किया जाता है, उसका सिंटेक्स होता है सबसे पहले क्लास का नाम, जो कि है क्लास ए। मैंने यहाँ पर अगर लिखा क्लास ए, उसके बाद आता है स्पेस देके ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रख दिया ए, और इक्वल टू, अब यहाँ पर ए कैपिटल में लिखे स्मॉल में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद, मतलब इक्वल टू के बाद न्यू का कीवर्ड, न्यू के कीवर्ड के बाद अपने कंस्ट्रक्टर का नाम। और कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम बिल्कुल सेम होता है, कंस्ट्रक्टर हमने नहीं पढ़ा है अभी। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में, किस तरह से कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं, क्या होता है, कितनी टाइप्स के होते हैं, कॉल कैसे करवाते हैं, सारी चीजें। तो ये बस याद रखेगा कि न्यू के बाद जो आता है ना वो आपके कंस्ट्रक्टर का नाम आता है, और कंस्ट्रक्टर का नाम और आपकी क्लास का नाम बिल्कुल सेम होता है, कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता कि क्लास का नाम डिफरेंट है और कंस्ट्रक्टर का नाम डिफरेंट है उस क्लास के। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी भी क्लास में मैं मेंबर डिक्लेयर करता हूँ, अब बेटे कि टोटल इसके पास कितने मेंबर है, क्लास के पास तीन प्रॉपर्टी और एक मेथड, कितने हो गए टोटल, चार मेंबर हो गए। ठीक है, अब ये चार मेंबर क्लास ए के जो थे वो अब इस ऑब्जेक्ट के पास भी आ चुके हैं, क्योंकि ये ए जो है वो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो जो मेंबर उस क्लास के पास होंगे, मतलब जो प्रॉपर्टीज और मेथड उस क्लास के पास होंगी, वही उसके ऑब्जेक्ट के पास भी होंगी। ठीक है, अब मुझे कॉल करवाना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि अब मेरे इस ए वाले ऑब्जेक्ट के पास जो ये एक मेथड है शो ए वाला, जो कि उस क्लास का था, ये मुझे कॉल करवाना है। तो मैं कैसे कॉल करवाऊंगा, सिंपल, मैंने यहाँ पर आकर पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखा ए, और यहाँ लगाऊंगा मैं एक्सेसर ऑपरेटर, मतलब डॉट डॉट। ठीक है, जैसे ही मैंने डॉट लगा तो देखें यहाँ पर एज भी आ गई, आईडी भी आ गई, नेम भी आ गया, और यहाँ पर शो ए वाला मेथड भी मुझे डिस्प्ले करवा रहा है। मैंने यहाँ पर आकर लिखा सिंपल शो ए, और मैंने अपने मेथड को कॉल करवा दिया, और उसके बाद एक लाइन लिख दूंगा मैं कंसोल डॉट रीड की, ताकि मेरी जो स्क्रीन है कंसोल की वो स्टेबल रहे, होल्ड रहे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोग्राम को सिंपल या तो F5 से स्टार्ट कर दूं, या तो स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर दूं। तो यहाँ देखिए, जैसे ही मेरा क्लास का ऑब्जेक्ट बना और ऑब्जेक्ट के पास जो एक शो ए वाला एक मेथड था, उसने उसको कॉल करवाया, और जैसे ही मेथड कॉल हुआ उसने अपना टास्क परफॉर्म कर दिया। और उसका क्या टास्क था कि मुझे एक कंसोल एप्लीकेशन में मैसेज डिस्प्ले करवा के दे देगा हेलो फ्रॉम क्लास ए। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ दोबारा अपना मेथड जाकर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मेथड कॉल होगा तो इसका ये जो टास्क है जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पर मेरे पास आ गया हेलो फ्रॉम क्लास ए। ठीक है, ये तो मेरे पास एक बड़ा कैजुअल सा तरीका है, इसी को मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर मैंने इनहेरिटेंस को परफॉर्म नहीं करवाया। ठीक है, ये तो मेरे पास एक नॉर्मल सी चीज है कि कोई भी क्लास बनाई, उसमें प्रॉपर्टीज और फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाकर उसके मेथड को कॉल करवा दिया किसी और क्लास के अंदर। ठीक है, लेकिन अब मुझे इनहेरिटेंस को परफॉर्म करवाना है, कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब इनहेरिटेंस परफॉर्म करवाने के लिए मेरे पास मल्टीपल क्लासेस होनी चाहिए। ठीक है, और एक और मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, दोबारा मैंने फोल्डर पे राइट क्लिक किया, ऐड, और उसके बाद यहाँ पर क्लास। ठीक है, अब इस दफा जो मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ उसका क्लास का नाम मैं रख दूंगा क्लास बी, और मैंने ऐड कर दिया अपनी क्लास। अब क्लास बी के पास कितनी प्रॉपर्टीज है, जीरो। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है अभी क्लास बी के पास। ठीक है, ना तो कोई प्रॉपर्टी है ना तो कोई मेथड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह डिक्लेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अगर की थी नेम, आईडी, नेम और एज, यहाँ पर मैं आगे फॉर एग्जांपल कर देता हूँ प्रॉपर्टीज वगैरह डिक्लेयर। मैं कहता हूँ उसको फॉर एग्जांपल कंट्री, कंट्री के बाद मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सिटी, सिटी के बाद मैं ले लूंगा यहाँ पर फॉर एग्जांपल एड्रेस। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज में आ गई। ठीक है, जरूरी नहीं कि तीनों चार भी हो सकती हैं, मैं एक और ले लेता हूँ, मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल पोस्ट, पोस्टल कोड या पोस्ट कोड। ठीक है, ये मैंने ले लिया चार प्रॉपर्टीज। इसका भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेथड बना रहा हूँ। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं,
कि प्रीवियस क्लास में आता हूं मैं क्लास ए में, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूं कि यहाँ पर मैं क्या करूं, पहले से अगर कुछ मैं वैल्यूज वगैरह दे दूं इन वेरिएबल्स में, ठीक है। मतलब मैं क्या वैल्यूज देना चाह रहा हूं, मैंने कहा आईडी हो जाएगी 1001, स्ट्रिंग है, नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा अली, फिर मैंने कहा यहाँ पर एज के वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगी वैल्यू 25, ठीक है। अब इनको मैं यहाँ पर ये मैसेज की जगह मैं अगर इन्हीं वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दूं इन्हीं मेथड के अंदर, मैंने यहाँ पर अगर किया कंसोल डॉट राइट लाइन, मैंने कहा आईडी की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, फिर नेम की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, और फिर एज के वेरिएबल में जो भी वैल्यू आ रही है उसको डिस्प्ले करवा देना, मतलब 1001 अली और 25। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, अभी ऑलरेडी ऑब्जेक्ट और मेथड वगैरह ये बना हुआ है, यहाँ पर कॉल हुआ हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 101 अली और 25 उसने मुझे डिस्प्ले करवा कर दे दिया। जैसे ही शो का मेथड कॉल हुआ, यहाँ पर शो के मेथड का क्या काम था कि जो भी इन वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई हुई है उनको क्या कर देना, डिस्प्ले करा देना। तो सेम चीज मैं यहाँ पर भी करने जा रहा हूँ कि कंट्री में मैं स्टोर कर देता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान, और सिटी के वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ कराची, एड्रेस में देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मलिर, और पोस्ट कोड में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसका स्टोर करवा दूंगा यहाँ पर, मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल 7500, ठीक है। ये मैंने अपना पोस्टल कोड दे दिया, ठीक है। अब एक और मेथड मैं इसमें बनाऊंगा, मैंने कहा पब्लिक वाइड, और इसको मैं कह दूंगा यहाँ पर मेथड का नाम शो और बी, मतलब ताकि मुझे इसके नाम से पता चल जाए कि ये जो मेथड बना हुआ है वो क्लास बी के अंदर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल सेम काम करना है जो मैंने वहां पर किया था, कि जैसे यहाँ पर मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज करके उनको डिस्प्ले कराया था, बिल्कुल सेम काम यहाँ पर भी होगा। कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं आऊंगा और मैंने कहा सबसे पहले कंट्री के वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, उसके बाद सिटी को डिस्प्ले करवाना है, उसके बाद फिर एड्रेस को डिस्प्ले करवाना है, और फिर उसके बाद पोस्ट कोड को मुझे डिस्प्ले करवाना है, पोस्ट कोड के वेरिएबल में जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब मुझे इस वाले मेथड को भी कॉल करवाना है, कहां पर, अपने इस यहां पर, लेकिन क्लास डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट बनेगा उसका, उस क्लास का। तो यहां पर मैंने अगर कर दिया क्लास बी, और उसके ऑब्जेक्ट का नाम रख रहा हूं मैं बी, कुछ भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, आपकी मर्जी है, और न्यू, और फिर अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर का नाम, ठीक है, वही सेम नाम होगा जो आपकी क्लास का नाम है। और उसके बाद मैंने कहा डॉट बी डॉट, और यहां पर मुझे कौन सा मेथड कॉल करवाना है, शो बी, ठीक है। यहां पर मैंने आगे उसको कॉल करवा दिया, सिंपल। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो यहां देखिए जब दोनों मेथड एक साथ कॉल हुए, तो आईडी सबसे पहले आई 1001, नेम आया अली, एज आई 25, यहां तक तो मेरे पास क्लास ए का ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेरे पास मेथड कॉल हुआ है, मतलब शो ए, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान, कराची, मलिर, और ये 7500 ये मेरे पास था शो बी के मेथड के अंदर, जो कि शो क्लास का एक मेथड था, जो सॉरी क्लास बी का एक मेथड था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने वही कैजुअल तरीका इंप्लीमेंट किया कि मैंने अलग अलग क्लासेस बनाई, उन दोनों क्लास का मैंने अपना अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाया और उनके अलग अलग मेथड कॉल करवाए। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं कि क्लास ए के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनको मैं भेजना चाह रहा हूं क्लास बी के पास। अभी मेरे पास टोटल कितने मेंबर है क्लास बी के पास, टोटल ओवरऑल प्रॉपर्टीज और मेथड मिला के कितने, 4 प्रॉपर्टीज और एक मेथड, कितने हो गए, 5। अब जब मैं अपने क्लास ए वाली प्रॉपर्टीज भी इसमें भेज दूंगा, तो मेरे पास टोटल बी के पास कितने मेंबर्स हो जाएंगे, 4 इसमें है और 5 इसमें है, तो 5 4 कितने हो गए, 9, ठीक है। अब इसमें मैं एक ही प्रॉपर्टीज भेजूंगा कैसे, तो सिंपल आपने करना क्या है कि यहाँ पर आपने बी, क्लास बी के साथ एक और एक कॉलन लगाना है, और उसके बाद आपने वो क्लास का नाम देना है जिस क्लास की प्रॉपर्टीज आप इस क्लास में लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को जरा मैं थोड़ा सा और थ्योरेटिकल समझाने की कोशिश करता हूँ, कि जब भी इनहेरिटेंस की बात आती है तो आपके पास दो तरह की क्लासेस होती है। देखिए यहाँ पर अब दो क्लासेस हैं, क्लास बी भी आ गई है और यहाँ पर क्लास ए भी आ गई है। तो एक होती है बेस क्लास जिसको बोला जाता है पेरेंट क्लास, और एक होती है ड्राइव क्लास जिसको बोला जाता है चाइल्ड क्लास। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, अब डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। अब जिस क्लास में प्रॉपर्टीज आ रही हैं, या जिस क्लास के पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं, वो क्या कहलाएगी, चाइल्ड क्लास। जिस क्लास में प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ठीक है, वो कहलाएगी चाइल्ड क्लास। और जिससे मुझे प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक है, जाहिर सी बात है मुझे जो प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी वो कहां से मिलेगी, अपने पेरेंट से मिलेगी, ठीक है। तो जिस क्लास से प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो कहलाएगी बेस क्लास, मतलब पेरेंट क्लास। और जिस क्लास के पास प्रॉपर्टीज जा रही हैं वो कहलाएगी चाइल्ड क्लास, मतलब ड्राइव क्लास, ठीक है। तो अभी क्लास ए और क्लास बी में मुझे पता है कि चाइल्ड कौन है और पेरेंट कौन है। चाइल्ड कौन है, चाइल्ड ए है, हाँ जो क्लास बी है वो है चाइल्ड,
कैसे पता चला? क्योंकि उस क्लास में प्रॉपर्टीज में लेकर आ रहा हूँ कहाँ से? क्लास ए से। ठीक है, अगर ये याद नहीं रहता आपको डिफरेंस, तो ये बस ये याद रखिए कि कॉलन जो दिया हुआ है ना, उसके राइट साइड पर जो लिखा हुआ होगा वो पेरेंट होगा। बेस, एक बेस क्लास होती है और एक ड्राइव क्लास होती है। ठीक है, तो मतलब बेस क्लास पेरेंट क्लास और ड्राइव क्लास और वो चाइल्ड क्लास कहलाएगी। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास जो क्लास बी है वो है ड्राइव क्लास मतलब चाइल्ड क्लास, और क्लास ए है मेरे पास बेस क्लास मतलब पेरेंट क्लास। ठीक है, तो इससे पहले अगर मैं इनहेरिटेंस को परफॉर्म करवाने से पहले अगर मैं क्लास बी के ऑब्जेक्ट पर आऊं, मैं जब यहां पर आता हूं और जब यहां पर अगर मैं बी के ऑब्जेक्ट को कॉल करा के डॉट लगाता हूं, तो यहां देखिए मेरे पास सिर्फ वही वाली प्रॉपर्टीज आ रही है जो उस बी के क्लास में है। यहां पर देखिए कहीं मुझे शो ए का मेथड नजर आ रहा है, यहां पर अगर मैं लिखें तो देखिए दोनों शो बी शो करवा रहा है। शो ए का यहां पर मेरे पास कोई मेथड शो नहीं करवा रहा, क्योंकि अभी जो वो पार्ट है शो ए का मेथड वो है क्लास ए का पार्ट, और अभी तक मैंने कोई इनहेरिटेंस परफॉर्म नहीं करवाई। ठीक है, अभी मैं प्रॉपर्टीज ए क्लास की यहाँ पर नहीं लेकर आया, तो जैसे ही मैं यहाँ पर आकर कॉलन लगाकर उस क्लास का नाम देता हूँ जिससे मुझे प्रॉपर्टीज लेकर आनी है, अब मेरे पास हुआ क्या ये करने से? अब जितनी भी प्रॉपर्टीज क्लास ए के पास थी, आईडी नेम एज और शो ए, वो तमाम जा चुकी है बी के पास भी। अच्छा, बी के पास भी जा चुकी है, सिर्फ बी के पास अब नहीं है, मतलब ये मूव नहीं हुई, कॉपी हुई है। ए के पास भी रहेंगी और साथ साथ बी के पास भी चली गई। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर आकर बी के बाद डॉट लगाता हूं, तो अब देखें आईडी भी यहां पर शो करवा रहा है जो कि क्लास ए का पार्ट था, नेम भी शो करवा रहा है। ठीक है, और टॉप पर एज भी शो करवा रहा है। और अगर मैं यहां पर आकर लिखता हूं शो, तो यहाँ देखें शो ए भी मुझे करवा दिया उसने डिस्प्ले, और शो बी भी करवा दिया। तो यहाँ पर अगर मैं बी से मतलब क्लास टू के या क्लास बी के ऑब्जेक्ट से शो ए को भी अगर कॉल करवाऊं, तो मेरे पास कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर इसको अपनी प्रॉपर्टीज देकर क्लास ए ने ये इसको बी को एक्सेस दे दिया कि ये अपने ऑब्जेक्ट से भी क्लास ए की प्रॉपर्टीज भी कॉल करवा सकता है। अब इसका फायदा क्या हुआ? सबसे ज्यादा इसका फायदा सबसे ज्यादा ये हुआ कि मुझे मल्टीपल क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। पहले मैं क्या कर रहा था, क्लास ए का ऑब्जेक्ट अलग बना रहा था उसकी प्रॉपर्टीज को कॉल करवाने के लिए, और क्लास बी का ऑब्जेक्ट अलग बना रहा था उसकी प्रॉपर्टीज को कॉल करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि मैंने सिर्फ एक क्या कर दिया, जब इनहेरिटेंस परफॉर्म करवाई, एक ही क्लास में मैं तमाम प्रॉपर्टीज को लेकर आ गया, और उसके बाद मुझे सिर्फ उसी एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है जहां पर मेरे पास तमाम प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। बस मुझे उसी का ऑब्जेक्ट बनाना है, और जो भी प्रॉपर्टीज उसके पास होंगी मल्टीपल क्लासेस की, उसकी वो कॉल करवा कर दे देगा। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं, ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब देखें मेरे पास क्या हो रहा है कि वो उल्टा शो करवा रहे हैं कि पहले मेरे पास वो, अब क्यों ऐसा उल्टा क्यों शो करवा रहे हैं? क्योंकि मैंने देखे पहले बी क्लास को फंक्शन को कॉल करवाया है। मैं पहले क्या चाह रहा हूँ कि ए का कॉल हो, तो मैं इसको रिवर्स कर लूंगा कि मैंने ऊपर लिख दूंगा ए के पहले कॉल करवाने मेथड को, जिसमें आईडी नेम और एज है, उसके बाद फिर यहाँ पर कंट्री सिटी प्रोविंस और वो ये सारे एड्रेस और वो मुझे कॉल करवाने हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो यहाँ देखें डिस्प्ले करवा दिया उसने। सबसे पहले आईडी नेम और एज ये मेरे पास आ गई क्लास ए के मेथड से। ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान कराची मलीर और यहाँ पर 7500 ये मेरे पास आ चुका है अपने क्लास बी के मेथड से। ठीक है, तो इस तरह से क्या करवा सकते हैं, इनहेरिटेंस वगैरह मल्टीपल क्लास के दरम्यान में परफॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा, इनहेरिटेंस की दो टाइप्स होती है, एक होती है सिंगल इनहेरिटेंस और एक होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये जो मैंने परफॉर्म करवाई है ना, ये मैंने करवाई है सिंगल इनहेरिटेंस, कि मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास से इनहेरिट हो गई बस। ठीक है, लेकिन मल्टीपल में क्या होगा? अगर मल्टीपल में एक और क्लास बना दूं क्लास सी, मल्टीपल परफॉर्म करके देखते हैं, और ये मैं एक साथ नहीं करवा सकता, मतलब मैं एक और क्लास बना दूं यहाँ पे क्लास फॉर एग्जांपल सी, फिर मैं एक और क्लास बना दूं यहाँ पे क्लास बी, इस तरह से नहीं करवा सकता। मल्टीपल का मतलब ये नहीं कि मैं आगे कॉलन लगाते लगाते क्या करता जाऊं, ये प्रॉपर सीक्वेंस से चलेगा। मतलब क्या सीक्वेंस से चलेगा? जैसे इनहेरिटेंस विरासत किस तरह की सीक्वेंस से चल रही होती है, फॉर एग्जाम्पल पहले आपके दादा के पास थी विरासत, उसके बाद आपके वालिद साहब के पास आई, फिर उसके बाद किसके पास? आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो जनरेशन वाइज सीक्वेंस वाइज चल रही होती है। अब ऐसा नहीं कि पहले आपके दादा के पास थी डायरेक्ट आपके पास आ गई। ठीक है, ऐसा हो सकता है जब दादा आप पे बहुत मेहरबान हो रहे हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता, कोई किसी पर मेहरबान नहीं है कोई क्लास। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ फोल्डर के नाम पे, और एक और नई क्लास ऐड करने जा रहा हूँ, क्लास। ठीक है, और क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ क्लास सी। ऐड करते हैं इसको। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि सी की फॉर एग्जांपल सिर्फ लिमिटेड सी प्रॉपर्टीज रखता हूँ। मैंने कह दिया सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज के पास होगी, मैंने कहा फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट की, और मैंने कहा कॉन्टेक्ट में स्टोर हो जाएगा यहाँ पर कोई भी रैंडम सा नंबर स्टोर करवा देते हैं। और उसके बाद मैंने कहा एक और बना दूंगा पब्लिक स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं ले लूंगा ईमेल, और ईमेल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ali@gmail.com। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज मैंने दे दी है, मुझे इनको डिस्प्ले करवाना है, जैसे प्रीवियस दोनों क्लासेस मैंने डिस्प्ले करवाया console.write लाइन में,
तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक वॉइड, और फंक्शन का नाम रखूंगा शो सी, कि मुझे पता चल जाए कि ये मेरे पास एक सी क्लास का एक मेथड है। उसके बाद यहाँ पर आकर मैंने कहा console डॉट राइट लाइन के कंसोल एप्लीकेशन में जाना और क्या राइट कर देना, जो कॉन्टेक्ट के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू, मतलब कि ये वाला नंबर, इसी को डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर आकर मैं लगा दूंगा ईमेल। ठीक है, तो अब करना क्या है कि मुझे, अगर मैं इस क्लास को, सी क्लास को मैं इनहेरिट करवा दूं क्लास ए से, मैंने यहां पर अगर क्लास ए लिखा, तो अब मुझे बताएं कि क्लास ए के कितनी प्रॉपर्टीज थी मेरे पास, 4, और क्लास सी की कितनी प्रॉपर्टीज है, 3, तो कितनी हो गई, 7। लेकिन इससे मेरे पास एक नुकसान होगा, अगर मैं सी को ए से इनहेरिट करवाऊं, क्या नुकसान होगा कि मैं क्लास बी की प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन बजाय इसके कि मैं क्लास ए से इसको इनहेरिट करवाऊं, अगर मैं क्लास बी से इसको इनहेरिट करवा दूं, अब बी में देखें मेरे पास ए की भी प्रॉपर्टीज थी और बी की अपनी भी प्रॉपर्टी थी, तो दोनों प्रॉपर्टी को मैं एक्सेस कर सकता हूं इस तरह से। ठीक है, तो अब यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, अगर मैं अब देखें, इससे मेरे पास एक और एडवांटेज क्या हुआ कि मुझे अब बी का ऑब्जेक्ट भी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और सी के पास अपनी भी प्रॉपर्टीज है, बी की भी प्रॉपर्टीज है और ए की भी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूं इस क्लास बी के ऑब्जेक्ट को, और यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, मैंने कहा क्लास, सबसे पहले तो सी का ऑब्जेक्ट बनाना है, सी के नाम से असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू, और फिर कंस्ट्रक्टर का नाम। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर आकर लिखूंगा सी, और एक्सेसर ऑपरेटर लगाता हूँ डॉट, और अगर मैं अब लिखता हूँ शो, तो देखें शो ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, मतलब उसने मुझे तीनों क्लास के मेथड का एक्सेस दे दिया, क्योंकि तीनों मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टी उसके पास है। तो सबसे पहले मैं ए को एक्सेस करवाता हूँ, फिर मैंने कहा सी में जाना और शो बी को कॉल करवाना, बी को एक्सेस करवा रहा हूँ, और उसके बाद सी का जो अपना मेथड है उसको फिर मैं कॉल करवाऊंगा। अब अगर मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ, तो यहाँ देखें, सबसे पहले आईडी, नेम, एज, ये मेरे पास आ रही है शो ए वाले मेथड से, पाकिस्तान, कराची, मलिर 7500, ये मेरे पास आ रहा है बी से, और फोन नंबर और ईमेल एड्रेस ये मेरे पास आ रहा है ये क्लास सी से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मेरे पास एक और नुकसान हुआ है कि यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट अलग अलग कॉल करवाने पड़ रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ मैं कॉल करवाऊँ सी को, शो सी को, और ये जो आउटपुट है मेरे पास फिर भी सेम आए। अभी आउटपुट आ कैसे रहा है कि सबसे पहले देखें, मैंने ए को कॉल करवाया तो ए वाला आउटपुट टॉप पर आ रहा है, फिर मैंने बी को कॉल करवाया तो ए के बाद बी आ रहा है, और फिर बी के बाद उससे मुझे सी का आउटपुट देकर आ रहा है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि मैं क्या करूं, कि मैं सिर्फ कॉल करवाऊं किसको, सिर्फ शो सी को, और मेरे जो पूरा आउटपुट है बिल्कुल सेम है, कि पहले वो ए को भी कॉल करवाए, बी को भी कॉल करवाए, और सी का जो मेरे पास अपना आउटपुट है वो भी शो करवाए। तो मुझे करना क्या है कि मुझे जाना पड़ेगा इस शो सी वाले मेथड के अंदर, जो कि बनाया मैंने क्लास सी में। ठीक है, तो अगर यहां पर आकर जो मैं मेथड वहां कॉल करवा रहा हूँ, शो ए और शो बी, अगर उनको मैं यहां कॉल करवा दूं, शो ए, इससे मेरे पास क्या होगा, अगर आउटपुट दिखाऊं तो देखिए शो ए मैंने यहां पर आकर कॉल करवाया है। ठीक है, अब अगर मैं अपना ऑब्जेक्ट दिखाऊं, तो देखिए मैं सिर्फ कॉल करवा रहा हूँ शो सी को, और शो सी जैसे ही मेरे पास कॉल होगा, वो अपना टास्क क्या परफॉर्म करेगा कि सबसे पहले वो शो ए वाले मेथड को कॉल करवाएगा, और उसके बाद अपनी ये दोनों लाइन डिस्प्ले करवाएगा। आउटपुट देखते हैं अगर इसका भी, तो यहाँ देखें आईडी, नेम और एज, ये ए से आ गया शो ए वाले मेथड से, और देखें फोन नंबर और ईमेल एड्रेस ही मेरे पास ये वही दो लाइंस आ रही है। तो उसके बाद मुझे किसको कॉल करवाना पड़ेगा, ए के बाद बी को अगर मैं यहाँ पर कॉल करवा दूं, तो देखें सीक्वेंस वही बन जाएगी, पहले ए आ गया मेरे पास, ए का पहले टास्क परफॉर्म होगा, फिर बी का होगा, और फिर सी का वहां पर अपना ऑलरेडी परफॉर्म यहाँ पर करवा रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर अपने प्रोग्राम डॉट सी एस में कॉल करवाया है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो देखिए सेम आउटपुट आ गया। अब इसका एडवांटेज हुआ क्या कि जब मैंने फंक्शन के अंदर भी फंक्शन कॉल करवा दिया, तो उसका एडवांटेज ये हुआ कि मुझे मल्टीपल टाइम ऑब्जेक्ट भी कॉल करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का यही सबसे बड़ा एक एडवांटेज है कि आपको हर एक क्लास का अलग ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने सिंपल क्या करना है, इनहेरिटेंस परफॉर्म करवा के सिर्फ एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसी ऑब्जेक्ट से आप तमाम क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करवा सकते हैं। अच्छा, इस क्लास में क्लास सी और क्लास बी में मेरे पास चाइल्ड कौन है, सी चाइल्ड है और बी क्या मेरे पास पेरेंट है, मतलब सी मेरे पास ड्राइव क्लास है और बी मेरे पास बेस क्लास है। ठीक है, तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इनहेरिटेंस का। अच्छा, मैं यहाँ पर जरूरी नहीं कि अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस के साथ काम हो रहा है, कि पहले ए की प्रॉपर्टी गई बी के पास। अब देखें इस केस में मेरे पास बी क्या था, पेरेंट, सॉरी चाइल्ड था, लेकिन यहाँ पर क्लास सी में देखें बी पेरेंट बन गया है। ठीक है, यहाँ पर पहले ए मेरे पास एक नॉर्मल था, बी क्लास के अंदर क्या हुआ कि ए क्या बन गया, पेरेंट, और यहाँ पर क्या था, बी क्या था, चाइल्ड था। लेकिन सी क्लास के अंदर क्या हुआ कि बी पेरेंट बन गया और सी क्या बन गया,
चाइल्ड बन गए। ठीक है, तो उस तरह से क्या करवा सकते हैं आप लोग, इनहेरिटेंस वगैरह अपने सी शार्प वगैरह में यहाँ पर परफॉर्म करवा सकते हैं।